हाँ तो विद्यार्थी, चलिए हमने आपको कल सोशल साइंस का चैप्टर समाप्त किया था, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। आज सोशल साइंस के अगले चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। आप लोग पीछे का जो भी चैप्टर पढ़ाया जा चुका है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है, जिससे आपका बेहतर रिजल्ट बोर्ड में हाई स्कूल के बन सके, ठीक है। और जो हमारा नया चैप्टर सोशल साइंस कराएगा, जिस चैप्टर का नाम होगा जल संसाधन। क्या संसाधन विद्यार्थी? जल संसाधन। जल संसाधन को अंग्रेजी में कहेंगे वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। जल संसाधन चैप्टर का आज हम पार्ट 1 पढ़ाएंगे। जल संसाधन चैप्टर का नाम है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे वाटर। वाटर माने जल और संसाधन माने रिसोर्सेज को अंग्रेजी में कहेंगे, ठीक है। देखिए, जल संसाधन के बारे में हमको यही समझना है कि मुख्य रूप से प्रकृति पे, धरती पे, हमारे भूभाग पे जलों के बारे में पढ़ना है। कितना जल पीने योग्य, कितना जल पीने योग्य नहीं है, जल संसाधन से कितना लाभ है, कहाँ कहाँ तक मतलब जल संसाधन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम। इस चैप्टर में हम सारा चीज़ों को देखेंगे। जल कितने प्रकार में बंटे हैं, इसके स्रोत क्या है, ये सारा इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं जल्दी ही, ठीक है। चैप्टर में पहला हेडिंग पढ़ेंगे जल संसाधन का अर्थ। पहली हेडिंग हमारा जल संसाधन का अर्थ, ठीक है। देखिए, जल संसाधन का अर्थ का मतलब वही है कि जल का उपयोग कैसे होता है, जल का कितना परसेंटेज कहाँ से होता है, जल कहाँ पे अधिकता है, कहाँ पे कम है, यानी इसको जल संसाधनों के बारे में देखने चलेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से पहले समझेंगे जल संसाधन किसे कहते हैं। तो जल संसाधन का मतलब जो जगते हैं जल मुख्य रूप से या तो द्रव के रूप में रहेगा, ठोस के रूप में तथा गैस के रूप में पाया जाता है, उसे जल संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे लोग? जल संसाधन। देखिए, जल संसाधन का मतलब क्या करें कि जल संसाधन का उपयोग अर्थ का मतलब क्या है कि इसका उपयोग खाने के लिए, पीने के लिए, कारखानों के लिए हम आदि चीज करते हैं। लेकिन जल संसाधन किसे कहते हैं? तो जल संसाधन, जल 3 अवस्थाओं में पाया जाएगा। या तो जल आपका ठोस, द्रव। द्रव का मतलब पानी हम पीते हैं तो कैसा है जल, बताइए। जब हम पीते हैं जल को तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव है। तभी ना एक जगह से पानी पीते हैं तो ऊपर जाता है, अंदर पेट भर जाता है कि नहीं। तो जल का मतलब द्रव किसे कहते हैं? जो तैरता है उसे क्या कहेंगे? द्रव। तैरेगा तो द्रव। पानी क्या तैरता है तो द्रव। ठोस किसे कहेंगे? देखते हैं, जब जल बर्फ बन जाता है, फ्रिज में आदमी होता है, जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। तो बर्फ क्या है, उतरेगा, उसको तो भाई जो टेम्परेचर पे रखेंगे तो पिघल जाएगा। लेकिन बर्फ जब बना हुआ है तो कैसी उसकी अवस्था है? ठोस। अब देखते हैं, जब आप जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या बर्फ को गर्म करें, जल को गर्म करें, तो 1 लोटा जल लेके आप गर्म करना शुरू करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जलों की कमी हो जाती है। यानी कि कुछ जल गैस के रूप में कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। ऊपर का मतलब गाजीपुर नहीं, मर जाते हैं, ठीक है ना। ऊपर का मतलब कुछ जल क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो जल संसाधन किसे कहेंगे? जल, द्रव, ठोस तथा गैस की अवस्थाओं में पाया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? जल संसाधन। जल संसाधन का अर्थ तात्पर्य है कि जल संसाधन में जल का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। कारखानों के लिए, घर में कामों के लिए, सफाई के लिए, घरेलू वस्तुओं के लिए, बड़े बड़े मिलों में काम करते हैं, जल के द्वारा बिजली बनाया जाता है, इसके अर्थ है। लेकिन मुख्य रूप से जल संसाधन किसे कहेंगे? जल का द्रव अवस्था, ठोस अवस्था तथा गैस की अवस्था में पाना ही क्या कहलाएगा? जल संसाधन कहलाएगा। देखिए, अब जल संसाधन के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। मुख्य रूप से जल संसाधन में 97.5% जो जल होता है, जो समुद्री जल होता है, वो क्या होता है? समुद्री जल खारा खारा होता है। खारा होता है। खारा मतलब कि अब जिस जल को आप पी नहीं सकते, तो मुख्य रूप से खारा, यानी खारा पानी कितना होता है? 97.5%। खारा पानी कितना होगा विद्यार्थी? 97.5%। खारा जल वह जल होता है जिसे आप पी नहीं सकते। समुद्र का जल पिएंगे इतना ज्यादा नमकीन जैसा होता है कि आपको पीना ही नहीं बनते। कभी कभी जो मशीनें होती हैं, जैसे कि बहुत कम गहराई में बोरिंग कर दी जाती है, 25 फुट 30 फुट में, तो महकने लगता, अजीब नहीं महक लगे कि पीला पर उल्टी हो जाए, दवाइयाँ नहीं महकता, तो लोग नहीं कहते। यानी मुख्य रूप से जो समुद्री जल में जो खारा पानी होता है, इसे कितना परसेंटेज? 97.5% है। अब बचा कितना परसेंटेज? तो 2.5% जो जल बचा है, इसे हम कहते हैं मीठा जल। कौन सा जल?
मीठा जल। मीठा जल का मतलब ये नहीं कि इसमें छेना वना मिला रहता है, चीनी उनी मिला रहता है ना। मीठा जल मिला तो आदमी कहाँ जीते शादी ब्याह में छेना बनाओ एक ना पिया देता हूँ, ठीक है। मतलब ये अच्छा जल है, मीठा जल का ये, या ताजा जल, इसे पिया जा सकता है। क्या जल है? ताजा जल। हम जिस जल को हम पी सकते हैं वो क्या कहलाएगा? मीठा जल या ताजा जल। तो मीठे जल का परसेंट कितना है हमारे प्यारे बच्चे? 2.5% है। लेकिन जिस जल को आप पी नहीं सकते उसका परसेंट कितना है? 97.5% है। 97.5% है, ठीक है। अब देखिए इतना चीज समझ में आ गया। जल संसाधन का अर्थ से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जल संसाधन के अर्थ के बारे में वर्णन कीजिए। देखिए हम आपको कुछ ही चीज को बताएंगे, सारा आपके बुक में दिया, बस समझे रहेंगे तो सारा चीज लिख। जल संसाधन के अर्थ से तात्पर्य यह है कि जल का प्रयोग खाने में, पीने में, वस्तुओं में आदि में करते हैं, कारखानों में करते हैं, बिजली उत्पादन में करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं में इसका प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से जल द्रव, ठोस तथा गैस की अवस्थाओं में पाया जाता है, इसे जल संसाधन भी कहा जाता है। हमारे पूरे धरातल पे 97.5% जो जल है वो खारा पानी है, वहीं 2.5% जो जल है कैसा जल है? मीठा पानी, यानी जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है। चलिए विद्यार्थी हम आगे चलते हैं। अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे कि जल का महत्व। जल का महत्व, ठीक है। देखिए जल का महत्व से क्या तात्पर्य? कुछ नहीं, आप जानते हैं कि बिना जल का आदमी जी नहीं सकता। जल का महत्व है कि ठीक है, जिस तरह से बिना ऑक्सीजन का आदमी नहीं रह सकता, उस पर बिना जल का आप नहीं रह सकते। एक दो देखते हैं आदमी कभी कभी त्योहारों में, चाहे कभी आप एक आध दिन दो दिन नहीं खाते हैं, किसी के घर अगर कोई मर जाता है तो आदमी उसका मनाया जाता है। एक प्रक्रिया है हमारे हिंदू धर्म में कि बरखी होता है कि क्या होता है, आदमी उस दिन खाना लेट खाता है, बाद में बनता है। तो उस समय देखते हैं आदमी 24 घंटा 12 घंटा ही नहीं खाता है तो अजीब टाइप लगता है। खाएं तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगा, पानी नहीं पिएगा तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो जल का महत्व का मतलब है कि जल का हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार से यूज करते हैं। जल को कारखाने में यूज करते हैं, घरेलू वस्तुओं में यूज करते हैं, मानव अपने हर प्रकार के कार्यों में जल का यूज करते हैं। तो अब मुख्य रूप से जल जो क्या कर जल का उपयोग कौन करते हैं? पशु पक्षियां भी करते हैं। तीनों युग में किस कौन यूज करते हैं? पशु पक्षी भी करते हैं, घरेलू कार्यों में तथा कारखानों आदि में जल का यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारे महत्व है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से समझो जल का महत्व, पशु पक्षी अपने पीने के लिए करेंगे, घरेलू कार्यों के लिए करेंगे, कारखानों में करेंगे, बिजली उत्पादन में करेंगे, कृषि में करेंगे, उद्योगों में करेंगे, सारे जगह हम किसका उपयोग करते हैं? जल का महत्व। बिना जल का जीवन क्या है? अधूरा। तो ये चीजें आपकी छोटी हेडिंग है। अब हम अगली हेडिंग पे चलेंगे। भारत के जल संसाधन, अगली हेडिंग देखेंगे। भारत के जल संसाधन। देखिए विद्यार्थी भारत के जल संसाधन के बारे में देखेंगे। भारत में जल का क्या क्या चीज है? तो भारत में कुल जल संसाधन का, भारत में कुल जल संसाधन का 4%, भारत में कुल जल संसाधन का 4% पाया जाता है। कहने का मतलब कि जितना पूरे दुनिया में जल संसाधन है, जैसे कि 100% किसी भी चीज का 100% ले लेते हैं, तो उस 100% में भारत में कितना जल संसाधन पाया जाता है? तो उसमें भारत में जल संसाधन कितना परसेंट पाया जाएगा? 4%। का परसेंट विद्यार्थी? 4%, ठीक है। इस तरह से हमने आपको बताया था कि टोटल हम लेते थे कि प्रतिशत में प्रकृति वनस्पतियां कितनी थी, तो उसमें बताए थे ना टोटल विश्व के हमारे यहाँ 8% थी, उसकी संख्या में कितना था? 8 लाख था। अगले चैप्टर उसी प्रकार पूरी दुनिया में जो जल संसाधन है, जैसे किसी भी हिस्से का 100% होता है, तो इसमें भारत में कितना है? 4%। इसी तरह अमेरिका में होगा, इस तरह रूस में होगा, इस तरह चाइना में होगा, सभी जगह अलग अलग जल संसाधन है। तो भारत में कुल जल संसाधन का विश्व में कब परसेंटेज है हमारे प्यारे बच्चे? 4% पाया जाता है। कब परसेंट? 4% पाया जाता है। अब इसमें अगली पॉइंट है 4,000 घन किलोमीटर मतलब हर साल, प्रति वर्ष। हर साल का मतलब प्रति वर्ष। 4,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष भारत में क्या होता है? जल आता है। मतलब हमारे यहाँ जो जल का परसेंट प्रति वर्ष कितना जल का घन में व्यक्त किया गया है। घन घन किसे कहते हैं? जैसे
2 लिखते हैं, 2 का गुणा कर 2 दूना के 4, तो ये क्या हो जाता है 2 का वर्ग है। लेकिन नहीं कर 2 दूना के 4 दूना क्या 3 जोड़ा जब बन जाती है इसको क्या कहते हैं घन। 2 पे पावर 3, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये क्या हो गया घन। यानी कि जब किसी भी संख्या का जोड़ा बनाते हैं तो क्या कहलाता है वर्ग। और जब किसी संख्या का क्या बनेगा 3 जोड़ा बन जाएगा, 2 जोड़ा बनेगा तो वर्ग और 3 जोड़ा बन जाएगा तो घन। तो भारत में प्रतिवर्ष कितने घन सेंटीमीटर जो बारिश का मात्रा दर्ज की गई है तो 4000 घन सेंटीमीटर। कितना 4000 घन किलोमीटर, 4000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। क्या विद्यार्थी प्रति वर्ष। ठीक है, अब चीज देखिएगा, अगले चीज हम देखेंगे, अगली पॉइंट देखेंगे। मुख्य रूप से भारत में जो 45% जल है, 45% जल जो हमारे यहाँ 45 टोटल का जैसे कि 4%, भारत में फोकस 45% जो जल है, जो जल का भाग क्या कहते हैं ढाल के रूप में, ढाल के रूप में तालाबों, झीलों, झील तालाबों में, झीलों में तथा नदियों में चला जाता है। नदियों में चला, नदियों में चला जाता है। इसे नदियों में चला जाता है, इसे धरातलीय या सतही जल कहा जाता है, जल कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थी, आइए हमने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष कितना घन किलोमीटर जो जल प्राप्त की गई, कितना जल हमारे यहाँ कितने घन किलोमीटर में जल को व्यक्त किया गया है तो कितना 4000 घन किलोमीटर। कितना विद्यार्थी 4000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। वो जो 45% जो भारत का जल है, जैसे 4% विश्व का, तो अपने 100 में जो 45% रेशियो, तो 45% जल है वो किसके रूप में कहाँ कहा जाता है ढाल का मतलब होता है ढलान। जैसे ढलान का सोच रहे आप छत पे हैं, छत पे आप खड़े हैं और छत पर से ऑटोमेटिक पीछे से कोई आया मारा एक लात, ऊपर से कहाँ गए नीचे आगे नहीं, एंड ढलान एंड डायरेक्टली आप गिर गए। ठीक है, एंड जब आप ढलान पाते हैं ऐसे किसी चीज की ओर झुकना झुकते हैं, झुकते झुकते में गिर उड़ जाते हैं तो क्या होता है ढाल होता है। तो 45% जल मुख्य रूप से तालाबों में, झीलों में, वो नदियों में जाता है। जो हमारे यहाँ 45% जल है 100 में, वो मुख्य रूप से जल कहाँ जाता है नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, वो कहाँ जाता है झीलों में। और जब तालाबों नदियों झीलों में जाती है बताओ झील में चला जाएगा तो नदी तालाब झील के माध्यम धीरे धीरे कहाँ जाता है जमीन में जाता है, अंदर ही नहीं जाएगा, ऊपर आए भाग ऊपर उड़ के कीड़ा उड़ा कीड़ा उड़ता है, एक कीड़ा होता है वो ऊपर कचका कुछ कटवा क्या होते हैं सब उड़ के काटते हैं सब। ठीक है, तो मुख्य रूप से कहाँ जाता है नीचे चला जाता है, इसलिए इसे धरातली जल कहते हैं या इसे क्या कहेंगे सतही जल। नीचे चला जाता है इसलिए धरातली जल, ये क्या कहेंगे सतही जल। तो 45% जल कहाँ कहाँ जाता है तालाब में, झील में, नदी में। और जब नदी झील तालाब का मतलब कि जमीन के नीचे चला जाता है, जमीन में चला जाता है, इसलिए सतही जल कहा जाता है या इसे धरातलीय जल भी कहते हैं, धरातलीय जल भी कहते हैं। चलो बाबू आगे देखिएगा, वर्षा जल की 22% मिट्टी जल भूमिगत जल कहलाती है। देखिएगा इसमें 22% जो जल है वर्षा की, कहाँ की वर्षा की 22%, वर्षा जल की 22% मिट्टी में जाती है, भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल की 22% जल वर्षा की कहाँ चली जाती है मिट्टी में, इसे कहेंगे भूमिगत जल। कौन सा जल भूमिगत जल। जल में 22% जो जल वर्षा का होगा वो किस में जाएगा मिट्टी में, मिट्टी में जमीन में चला जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं भूमिगत जल। क्या कहेंगे भूमिगत। आई धरातली जल का मतलब धरातल पे ही रह जाता है, मतलब उतना अंदर नहीं जाता है, सतह सतही एक ही है धरातली, सतही पे ही रह जाएगा, उतना अंदर नहीं जाएगा, इसलिए धरातली जल कहलाता है। कितना परसेंट था 45%। लेकिन 22% जो जल है वर्षा को एकदम नीचे चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं भूमिगत जल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भूमिगत जल कहते। इसी 22 का 60%, जैसे अब लिखते हैं 50 का 10% कितना होगा, लिखेंगे 50 गुणते 10/100, तो जीरो दो जीरो कर दीजिए कितना होगा 5%। तो कहने का मतलब कि 22% का फिर 60% जो जल होता है ये मुख्य रूप से क्या होता है सिंचाई में, का सिंचाई में यूज किया जाता है, सिंचाई में उपयोग किया जाता है, सिंचाई में उपयोग किया जाता है।
ठीक है, ये था आपका टोटल पॉइंट। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, भारत के जल संसाधन, भारत में कुल जल संसाधन पूरे दुनिया कितना परसेंट पाया जाता है? 4%। कितना परसेंट? 4। घन किलोमीटर में कितना भारत में प्रतिवर्ष जल का मात्रा दर्ज की गई है? 4000 घन किलोमीटर। 4000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। जो 45% जल होता है मुख्य रूप से किसके किसके रूप में वो चला जाता है? तालाबों के रूप में, झीलों के रूप में तथा नदियों के रूप में क्या होता है? धरातल के पास चला जाता है। धरातल के यहाँ चला जाता है, इसलिए इसे सतही जल कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं? धरातली जल कहते हैं। एकदम अंदर गहराई में नहीं जाता। लेकिन 22% जल जो वर्षा का जल होगा, वर्षा में 22% भारत में जो जल होगा ये मिट्टी में चला जाता है, इसलिए बाबू इसका नाम कौन सा जल है? भूमिगत जल कहा जाता है। और इसी 22% का 60% जो जल होता है वो किसमें उपयोग करते हैं हमारे प्यारे बच्चे? सिंचाई में उपयोग करते हैं। तो 60% किसका 60% है? 22% का 60% जो जल होगा वो किसमें यूज होगा? सिंचाई। सिंचाई का मतलब, सिंचाई समझ रहे हैं? खेतों में पानी भराने के काम आएगा। किसी भी सीजन में हो, हमेशा क्या करें? खेतों में पानी भराते रहेंगे तो कैसा कहलाएगा? सिंचाई जल कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगली हेडिंग देखेंगे हमारे प्यारे विद्यार्थी, जल के स्रोत। जल के स्रोत। जल के स्रोत का मतलब जल कैसे कैसे भारत में पाया जाता है, इसके कितने स्रोत है, किस प्रकार से पाया जाता है। तो जल के मुख्य रूप से कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। जल के कितने स्रोत है विद्यार्थी? 3 स्रोत। अब एक एक स्रोत को हम लोग देखते चलेंगे। पहला स्रोत है महासागरी स्रोत। महासागरी, कौन सा स्रोत विद्यार्थी? महासागरी जल। दूसरा देख लीजिए स्थलीय जल। कौन सा जल भी आ रहे बच्चे? स्थलीय जल। और तीसरा जल है हमारा भूमिगत जल। भूमिगत जल। ठीक है, जल के स्रोत मतलब जल भारत में कितने प्रकार से पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में दे रहा है। तो जल के स्रोत मुख्य रूप से कितने हमारे प्यारे विद्यार्थी? 3 है। कितने हैं? 3 प्रकार से भारत में जल पाए जाते हैं। पहला जल किसके रूप में पाया जाएगा? महासागरीय जल के रूप में। दूसरा अस्थलीय जल के रूप में। और तीसरा किसके रूप में? भूमिगत। महासागरी, अस्थली, भूमिगत। महासागरी, अस्थली तथा भूमिगत। महासागरी, अस्थली तथा भूमिगत। चलिए अब हम पहला जल को देखेंगे, महासागरी जल। ठीक है, आइए अब हम पहले की चर्चा करेंगे कि महासागरी जल के बारे में क्या क्या चीजें कह रहा है। देखिए महासागरी जल मुख्य रूप से क्या होता है? ये बड़े बड़े महासागरों में पाया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, बड़े बड़े सागर, प्रशांत महासागर, यानी बड़े बड़े सागरों में जो जल पाए जाते हैं वो मुख्य से क्या कहलाते हैं? महासागरी जल कहलाते हैं। इस महासागरी जल में यानी पर्याप्त मात्रा इस जल में हमको और कुछ चीजें मिलती हैं। मुख्य रूप से इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन भी हमको मिलते हैं। नवीकरणीय तथा अनव अनवीकरणीय संसाधन भी मिलते हैं। सोच लीजिए जल है तो ये नहीं कि खाली हमको क्या मिलेगा? जल ही मिलेगा। जल में बता रहा है कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होता है जो क्या होता है? कभी समाप्त नहीं होता है हमेशा। जैसे सूर्य की किरण समाप्त होगी? नहीं। जल समाप्त होगा? नहीं। हवा समाप्त होगा? नहीं। ये सब संसाधन क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, जो संसाधन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। तो जल आ ही गया इसमें, तो जल कैसे? महासागर, तो जल किसमें आएगा? नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन में संसाधन होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, डीजल, पेट्रोल। तो कभी कभी जैसे देखेंगे सबसे ज्यादा जो पेट्रोल भारत में पेट्रोल सब पाया गया तो असम के डिगबोई में पाया गया था, पेट्रोल की खोज हुई थी। लेकिन वहीं मुंबई, बॉम्बे हाई एक जगह जो जल में पाया जाता है। जैसे मुंबई आपका जो शहर है, मुंबई शहर के बगल में जस्ट, जैसे कि ध्यान दीजिए आपका समझने के लिए ऐसे नक्शा है, तो यहाँ पे मुंबई बसा हुआ, तो मुंबई के जस्ट इस समुद्र में कौन सा जगह? मुंबई,
मुंबई हाई, यहाँ पे क्या पाया जाता है? पेट्रोल पाया जाता है। बताइए, इस यहाँ पर भी आपको पेट्रोल भी पाए जाते हैं। बताइए, इस जल के नीचे कहने का मतलब कि अब बताइए पेट्रोल क्या है? समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। पेट्रोल है, पेट्रोल आने वाले समय यूज करते करते एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे इस समय वर्तमान में जो गाड़ियां निकल रही हैं मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक की गाड़ियां निकल रही हैं। क्यों? कि धीरे धीरे अपने यहाँ से जितना पेट्रोल से डीजल से गाड़ी से धीरे समाप्त होने वाला है, पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो ये कैसा संसाधन हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन होगा? अनवीकरण। यानी महासागरीय जल में नवीकरणीय भी संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन भी हमें क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं? इसमें बड़े बड़े, इसमें लघु सागर भी होते हैं। लघु सागर मतलब महासागर, तो इसमें छोटे छोटे सागर भी देखने को मिलते हैं, उसका छोटा छोटा रूप। खाड़ी का जल भी मिलता है। इसमें क्या मिलेगा? खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, गल्फ की खाड़ी, है ना। तो खाड़ी का जल भी किस में पाए जाएंगे? महासागरीय जल में पाए जाते हैं। महासागरीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज इसमें समुद्री जल की बात है। इसी में समुद्री जल, अब महासागर तो बड़ा है लेकिन समुद्री जल इसी के नीचे न है। समुद्री जल इसके अंदर समाहित है, यानी इससे छोटा है। तो समुद्री जल में देखेंगे तो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की भूमि, भारत की जो भूमि मुख्य रूप से है, मतलब जो कहने का मतलब क्या कर समुद्र, भारत की जो मुख्य भूमि के तीन और लगभग हमारे क्या है? जल से घिरा हुआ है। 9 राज्य क्या है? चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। तो भारत के मुख्य भूमि में 9 राज्य जल से सटा हुआ है, घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। 9 राज्य जल के एकदम घिरा हुआ। इसकी कितनी लंबाई है? 6100 किलोमीटर। कितनी लंबाई विद्यार्थी? 6100 किलोमीटर। यानी समुद्री जल का तात्पर्य है कि भारत की भूमि में 9 राज्य ऐसा है जो जल से घिरा हुआ है। तो कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 6100 किलोमीटर में जल क्या है? चारों तरफ से इसकी दूरी, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं। तो महासागर में ही समुद्री जल आएगा। समुद्री जल के तहत भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो जल से घिरे हुए हैं, जिनकी कितने किलोमीटर में दूरी है? 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर विद्यार्थी? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, समुद्री जल में कुछ मुख्य मुख्य जानवर भी पाए जाते हैं। समुद्री जल में जानवर देखते हैं, पाए जाते हैं। आपका देखेंगे तो कछुआ कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में। समुद्री जल का मतलब समुद्र में भी पाए जाते हैं और नॉर्मल पोखरों में भी पाए जाते हैं, अलग अलग चीजें। फिर घड़ियाल को भी नाम सुनेंगे, घड़ियाल। घड़ियाल का नाम आप सुने, घड़ियाल हो जाता है। उसके बाद झींगा हो जाता है। झींगा, ये मछली है, सब किस में पाए जाते हैं? जलों में पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो मुख्य रूप से महासागरीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है। तो महासागरीय जल क्या होता है? तो महासागरीय जल से हमें क्या क्या फायदा है? वो जल जो बहुत विशाल मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है, अपने देश में, अन्य देशों में उपलब्ध है। मुख्य रूप से हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? महासागरीय जल। इसमें नवीकरणीय संसाधन के साथ साथ अनवीकरणीय संसाधन भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसमें कुछ छोटे छोटे सागर भी होते हैं, प्यारे बच्चे, कुछ खाड़ियां भी समाहित होती हैं। समुद्री जल का तात्पर्य है कि भारत के लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जो जल से घिरे हुए हैं, जिनकी दूरी 6100 किलोमीटर, यह भी समुद्र महासागरी के अंतर्गत ही आ जाएंगे। कुछ जानवर इसमें पाए जाते हैं, जैसे झींगा होता है, घड़ियाल होता है, कछुआ होता है। इसी प्रकार कुछ जानवर जो मुख्य समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये था आपका महासागरीय जल के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ज्यादा प्यारे बच्चे, आइए। आइए अब दूसरा देखेंगे हमारे प्यारे बच्चे, स्थलीय जल। कौन सा जल? स्थलीय जल। पहला जब हमने पढ़ा महासागरीय जल, अब दूसरा पढ़ेंगे स्थलीय जल। स्थलीय जल का मतलब है कि जो भी जल होगा जमीन के ही पास होगा, जमीन के ऊपर ही जो जल पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? स्थलीय जल। इसमें हम देखते चलेंगे, स्थलीय जल भी 3 प्रकार के जल। स्थलीय जल कितने प्रकार के? 3। इसमें पहला जल है वर्षा का जल। वर्षा का जल, पहला जल कौन सा विद्यार्थी? वर्षा का जल है। दूसरा जल है नदी जल है। दूसरा कौन सा जल है? नदी जल। और तीसरा आपका कौन सा जल है विद्यार्थी? जलाशयों। कौन सा जल है प्यारे बच्चे? जलाशयों के साथ साथ तालाबों एवं झीलों का जल। जलाशयों, तालाबों एवं झीलों का जल। ठीक है, ये चीजें।
स्थलीय जल के कितने हिस्से हैं? 3। वर्षा का जल रहेगा, नदी जल रहेगा, जलाशय, तालाबों व झीलों का जल। ये किसके अंतर्गत आएंगे? स्थलीय जल के बारे में। एक एक चीज को देखते चलेंगे। पहला जल को हम समझेंगे वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल से क्या तात्पर्य? वर्षा का जल का मुख्य रूप, जब बारिश होगी तो उसके द्वारा जो जल हमें मिलेगा उसे क्या कहेंगे? वर्षा का जल। बरसात के द्वारा जो जल मिलता है उसे क्या करते हैं? वर्षा का जल। यानी कि कह सकते हैं तो वर्षा से प्राप्त जल, वर्षा से वर्षा से प्राप्त जल ही क्या कहलाएगा? वर्षा का जल। वर्षा से जो जल मिलेगा, बारिश से भगवान बूंदी पड़ दी है, ऐसे जो जल हमके मिली क्या कहेंगे? वर्षा का जल। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? वर्षा का जल। मुख्य रूप से जो वर्षा का जल क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। शुद्ध, सबसे शुद्ध जल भी किसको माना जाता है? वर्षा का जल माना जाता है। लेकिन ये भी एक रेंज के हिसाब से, अगर हमारे वातावरण में यह जल कुछ दूरी पे रहती है, कुछ किलोमीटर दूरी पे रहती है, तभी यह जल वर्षा का जल अच्छा माना जाता है। ये नहीं कि कुछ दूरी पे रहेगी, नहीं आके वायुमंडल में बारिश हो जाने के बाद, नीचे गिर जाने के बाद जल कुछ तो वो प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न प्रकार कल कारखाने हमारे यहाँ चलते हैं तो प्रदूषित हो जाती है। लेकिन अगर जल वायुमंडल में गैसों से न मिलने से पहले वह जल कैसा होता है? शुद्ध जल। कैसा होता है? शुद्ध जल होता है। ठीक है, चलिए, वर्षा का जल में जो मुख्य रूप से भारत में जो बरसात होती है 3 महीने, 3 महीने हमारे यहाँ मुख्य रूप से क्या होती है? वर्षा होती है। देखते हैं जून जुलाई अगस्त में मुख्य रूप से हमारे यहाँ वर्षाएं होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अनेक जगह हमको क्या देखने को मिलता है? अनेक जगह सूखा, है कि नहीं? अनेक जगह क्या मिलता है? सूखा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। क्योंकि भारत की जलवायु कैसी विद्यार्थी? मानसूनी है। मानसूनी है। ठीक है, मानसून का मतलब हमारे यहाँ मानसून के हिसाब से वर्षा होती है, हमेशा बारिश नहीं होती रहती है। मानसून मुख्य रूप से हमारे यहाँ आता है जून के समय, मई लास्ट में, जून में मानसून बन जाता है। तो जून जुलाई अगस्त में बारिश अच्छा खासा होती है। देखते हैं अधिकांश लोग क्या है, जब वर्षा होती है उसी समय हम किसकी खेती करते हैं? धान की खेती करते हैं, धान की रुपाई का काम करते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि अभी हम क्या कर देंगे, अभी हम इसी समय जनवरी में बो देंगे धान, तो धान नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको बरसात का होना जरूरी है। वर्षा चाहिए, आदमी ट्यूबवेल से कितना जिया पाएगा, तो मानसून का होना जरूरी है। तो ठीक है, तो वर्षा का जल में आपको समझ में आएगा, वर्षा से प्राप्त जल को ही क्या कहेंगे? वर्षा का जल। वर्षा का जल क्या होता है? शुद्ध जल होता है, वायुमंडल में प्रदूषित गैसों से मिलने से पहले। मुख्य रूप से वर्षा कितने महीने अपने यहाँ होती है? तो 3 महीने होती है। लेकिन फिर भी अनेक जगह सूखा पड़ जाता है, क्योंकि हमारा देश में हमारी जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है, एक सीजनी वर्षा होती है। तो ये था आपका वर्षा का जल, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे को देखेंगे हम, नदी जल। कौन सा जल विद्यार्थी? नदी जल। ठीक है, तो ये चीज इसका था। नदी जल को देखेंगे। भारत में प्रचुर मात्रा में नदियां तथा उनका जल उपलब्ध है। नदी जल समझिए, नदी के द्वारा प्राप्त जल, नदियों के द्वारा प्राप्त जल ही क्या कहलाएगा? नदी जल। नदी में विभिन्न प्रकार की नदियां, थोड़ी सी नदी ने पर्याप्त जल क्या कहलाएगा? नदी जल। अब नदी के जल के द्वारा हम क्या बना लेते हैं? बांध बनाकर विद्युत उत्पादन। किसका उत्पादन विद्यार्थी? विद्युत का उत्पादन। विद्युत का मतलब बिजली बनाते हैं। बिजली बनाते हैं किससे? नदी के द्वारा। और उसके साथ साथ सिंचाई के लिए नहर भी, सिंचाई के लिए नहर, सिंचाई के लिए नहर किसके द्वारा? नदियों के माध्यम से। देखते हैं नहर खुलता है तो नदी से पानी छोड़ दिया जाता है, तो सिंचाई के लिए नहर का भी काम करते हैं। और इसमें कुछ प्रमुख नदियां, बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें हम लोग गंगा कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं, कृष्णा कह सकते हैं, यमुना कह सकते हैं, कावेरी कह सकते हैं, बहुत सारी नदियां हैं। तो नदी जल यही है। नदी जल किसे कहेंगे? नदियों के द्वारा प्राप्त जल को ही क्या कहेंगे? नदी जल। नदी से जो जल मिलेगा विद्यार्थी, उसे नदी जल कहेंगे। नदी जल मुख्य रूप से क्या करते हैं? नदी के जल के द्वारा हम बांध बनाकर बिजली का उत्पादन करते हैं, और साथ ही साथ इसे सिंचाई का भी काम करते हैं। जब नदी आपको जल पर्याप्त मात्रा में, तो नहर की खोदाई कर जाती है, और नहर के माध्यम से क्या करते हैं, जब बन जाएगा तो नदी से जल को छोड़ा जाता है, और नहर के माध्यम से क्या करते हैं लोग? सिंचाई को कर लेते हैं। का नदी सिंचाई कर पाए, नदी रही तो वहाँ तो खेती मिली पूरे चारों से भाट दे। ठीक है, तो मुख्य रूप से नदी के द्वारा, नदी से जल आएगा नहर में, और नहर से क्या करेंगे लोग? सिंचाई का काम करेंगे। विभिन्न प्रकार की नदियां हमारे यहाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारी नदियां। तो ये था आपका नदी जल में। ठीक है, आइए अगला देखेंगे, तीसरा। तो विद्यार्थी हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, तीसरा जल को यहीं पे लिखें, इसको देख लीजिएगा। तीसरा
इसका तीसरा था आपका जलाशयों, तालाबों एवं झीलों का जल। देखिए जलाशयों, जलाशय में यानी इकट्ठा रहेगा जल तो क्या कहलाएगा जलाशय। तालाब समझ रहे हैं, गांव में तालाब छोटा छोटा पोखरा होता है, ठीक है। और झील, झीलों का जल, झील किसे कहेंगे, मुख्य रूप से चारों तरफ स्थल हो और बीच में क्या हो पानी, उसे क्या कहेंगे झील। चारों तरफ क्या होगा, स्थल होगा, लेकिन बीच में क्या होगा पानी, चारों तरफ जमीन रहेगा और बीच में क्या रहेगा पानी, तो इसे क्या कहेंगे झील कहेंगे। जलाशय, जल को क्या कर जाए एक जगह बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर देना क्या कहलाएगा जलाशय। और तालाब तो अपने गांव में आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो जलाशय, तालाब एवं झीलों का जल में तालाब की जल संसाधन में प्रमुख क्या करते हैं, इनमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। तालाब में मुख्य रूप से, तालाब में मुख्य रूप से वर्षा का जल, वर्षा का जल इकट्ठा होता है। क्या इकट्ठा होता है विद्यार्थी, वर्षा का जल। तालाब में कौन सा जल इकट्ठा होता है, तो वर्षा का जल। तालाबों में बारिश होता है तो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, एकत्रित किया जाता है इकट्ठा। और जब इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा होने के बाद हम क्या करते हैं, इससे वर्ष भर सिंचाई करते हैं। किससे, तालाबों से वर्ष भर क्या करते हैं, सिंचाई करने का काम करते हैं। तालाब में मुख्य रूप से वर्षा के जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अगर खत्म भी हो तो दूसरी जगह से फिर क्या कर पानी को खोद के ज़्यादा से ज़्यादा तालाबों को पानी से भरे रहते हैं। जब तालाब भरा रहेगा तो फिर उससे हम क्या कर देंगे, वर्ष भर सिंचाई करते रहें, किससे, वर्षा के जलों से, ठीक है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में एक चीज और इसमें मुख्य रूप से, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा तालाब कितने हैं, 90% है। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सबसे ज्यादा कितना, पर लगभग 90% का तालाब पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पठार है, क्योंकि यहाँ क्या है, पठार है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहेंगे, वह भारत जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, वह एक और स्थल से घिरा, उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। देखिए विद्यार्थी, ये आपका भारत समझने के लिए तो देखेंगे तो यहाँ से पूरा जल इधर पूरा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, उसके बाद आपका देखेंगे तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इधर चारों तरफ जल, तीनों से जल क्या होता है, घिरा रहता है। और ऊपर से क्या है, स्थल है, स्थल। और यही जो बीच वाला हमारा भारत है, ये कौन सा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा तालाब पाए जाते हैं, वो अभी कितना परसेंट है, 90%। क्यों तालाब पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पठार, हर जगह पठार है। तो पठार है तो आपको पठार, तो पानी कितना भी बारिश होगा आपका वो पानी चला जाएगा। पठार पे ईटा पे बारिश होता है, सड़क के चला जाता है, उस पे बारिश होगा ईटा से नीचे चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, खुदाई करके तालाब ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं, जिससे जल को हम क्या कर सकें, एकत्रित कर सकें, ठीक है। तो 90% तालाब कहाँ पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में। कहाँ पे पाया जाएगा विद्यार्थी, प्रायद्वीपीय भारत में 90% तालाब पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पठारी एरिया है, पानी नहीं रुक पाता, इसलिए लोग क्या करते हैं, खुदाई करके तालाब का निर्माण करते हैं, वहाँ क्या करते हैं, जल को इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो ये था आपका। अब एक आपका लास्ट बचा जल के स्रोत में हम देखेंगे, ठीक है। विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा प्रायद्वीपीय भारत में कितना तालाब है, तो 90% तालाब पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पठार है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तालाबों की क्या होती है, खुदाई होती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे भूमिगत जल। इसका अगला हिस्सा था भूमिगत जल, या इसे भौमिक जल भी कहते हैं। भूमिगत जल का नाम एक और है, अधोभौमिक जल कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से भूमि के अंदर, भूमि के अंदर जल का सोखना, भूमि के अंदर किसका सोखना, जल का सोखना है, जो जल को सोखना वो क्या कहलाएगा, भूमिगत जल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब जो जल जमीन के नीचे होते हैं उसे कहते हैं भूमिगत जल। जो जल बरसात होती है तो कुछ जल क्या करते, तालाब पोखरों में ही रह जाते हैं, तो उसको हम सिंचाई के माध्यम से यूज करते हैं। लेकिन कुछ जल धीरे धीरे क्या होते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो वो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जल को क्या करते हैं, सोखना। सोखना मतलब नीचे चले जाना। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहेंगे, भूमिगत जल। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहेंगे, भूमिगत जल। एक दूसरा का नाम है अधोभौमिक जल। क्या नाम है, अधोभौमिक। जिस तरह से हर व्यक्ति का दो नाम होता है, टिंका टिंकी, ठीक है।
तो भूमि भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहेंगे, भूमिगत जल। इसका अन्य नाम क्या, अधोभौमिक जल भी कहा जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से यह मीठे पानी के स्रोत के रूप में काम आता है, यह मीठे पानी के स्रोत के रूप में काम आता है। देखिए अब ये जो जल नीचे चला गया, मीठे पानी का काम करता है। कैसे मीठे पानी का काम करता है, क्या छेना बन जाता है, नहीं। मतलब जल नीचे चला गया, तो नीचे जब जल चला जाएगा तो आदमी अपने पीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, किसी भी वस्तु को खाना है तो पानी को मिलाना ही पड़ेगा। तो मुख्य रूप से ये जो जल नीचे चला जाता है, ये किसका काम कर देता है, पानी के स्रोत के रूप में काम करता है। और ये कैसे हम इसका यूज करते हैं, तो नलकूप के द्वारा। किसके द्वारा, नलकूप के द्वारा। फिर किसके द्वारा, कुआं के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब मशीनें लगा लगा के इस जल का हम क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। कौन से जल का, भूमिगत जल का, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया, भूमिगत जल वह जल होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। भूमिगत जल मुख्य रूप से मीठे पानी के एक प्रकार का स्रोत होता है। इसे प्राकृतिक जल भी कह सकते हैं। क्यों स्रोत होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो हम नीचे सब क्या करते हैं, अब इसका यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मशीनें लगा के, नलकूप बैठा के, कुआं लगा के हम इस जल का यूज करते हैं। और यह जल क्या होता है, लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस जल को क्या कहेंगे, भूमिगत जल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थी। इसका पहला हिस्सा हमने दे दिया। अगला आपका धीरे धीरे इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जो भी चीज़ें आपको पीछे पढ़ाया जा चुका उसको बेहतर से आप रिवाइज करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। चलिए।